थर्ड आई न्यूज खबरों के पोस्टमार्टम के साथ मैं प्रमोद स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज सुबह असम से प्रकाशित होने वाले अमूमन सभी समाचार पत्रों में एक समाचार था कि बदरुद्दीन अजमल AIUDF के मुखिया ने जिन जिन उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव लड़ाया था उन सभी को एक चार्टर्ड प्लेन के द्वारा वो जयपुर ले गए हैं। जयपुर के किसी एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में उन्हें रखा जा रहा है। उधर ये भी समाचार था कि BPF बोडो पीपल्स फ्रंट के हगरामा मोहिलारी ने भी अपने 12 उम्मीदवारों को कोकराझार के होटल में बंद कर दिया है। कांग्रेस भी जिन लोगों को उसने चुनाव लड़ाया था उन सभी पर नज़र बनाए हुए हैं। बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में हम देखें कि कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों को राज्य के बाहर किसी होटल में शिफ्ट कर दिया हो। इसी के साथ रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस और इसके सहयोगियों को डर है कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है। हॉर्स ट्रेडिंग और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भारत की राजनीति में कोई नई बात नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ के पास होने के बावजूद भी हॉर्स ट्रेडिंग बड़े पैमाने पर होती रही है। पर यह हॉर्स ट्रेडिंग आमतौर पर चुनाव के परिणाम आने के बाद शुरू होती है। परिणाम आने के बाद में पार्टियां, जिन पार्टियों को लगता है कि त्रिशंकु विधानसभा होगी या चुनाव परिणाम आ जाते हैं, तो उसके बाद में अपने जीते हुए उम्मीदवारों को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए, खरीद फरोख्त से बचाने के लिए पार्टियां उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाती है। पर आश्चर्य और दिलचस्प बात यह है कि इस बार BPF ने और AIUDF ने चुनाव परिणाम आने के 22-23 दिन पहले ही अपने उम्मीदवारों को, जिनके भाग्य का फैसला अभी मतपेटियों में ही बंद है, उन्हें शिफ्ट कर दिया है। राजनीति के जानकारों को कहना है कि महाजोट, कांग्रेस की अगुवाई वाले महाजोट के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि आगामी विधानसभा त्रिशंकु हो सकती है। यानी कि न तो कांग्रेस की अगुवाई वाले महाजोट को और न ही भाजपा की अगुवाई वाले NDA को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो खरीद फरोख्त की संभावनाएं बढ़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, उसके पास में इस तरह के मैकेनिज्म पर काम करने वाली पूरी की पूरी एक फौज है। और अगर असम में त्रिशंकु विधानसभा की नौबत आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की नज़र सबसे पहले BPF के ऊपर रहने की संभावना है। क्योंकि BPF के हगरामा मोहिलारी कोई आइडियोलॉजिकल बैगेज लेकर नहीं चलते हैं, वो विचारधारा का बोझ अपने ऊपर लाद कर नहीं चलते हैं, बल्कि वो चुनावी सभाओं में और बातचीत में स्पष्ट कहते हैं कि मैं मेरी जाति के, मेरी जनगोष्ठी, मेरी जनजाति के विकास के लिए सत्ता के साथ रहना मेरी मजबूरी है और वो सत्ता के साथ रहना उन्हें सुहाता भी है। प्रश्न ये उठता है कि पिछले चुनाव में कौन से फैक्टर्स काम कर रहे थे, कौन सा दल किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे। तो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछला चुनाव 2016 का विधानसभा चुनाव जाति, माटी और बेटी के नारे के ऊपर लड़ा था। पर अब उसे लगने लगा कि जाति, बेटी और माटी का नारा जो असमिया वोटर के अलावा जो दूसरे उसके कोर वोटर्स है, बांग्ला भाषी हिंदू है, हिंदी भाषी लोग हैं, मारवाड़ी नेपाली लोग हैं, वो इस नारे को संकीर्ण रूप में ले रहे हैं। तो उसने इस नारे को परिवर्तित करते हुए सभ्यता और संस्कृति के ऊपर चुनाव लड़ा। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पास में जो और मुद्दे थे, वो विकास का मुद्दा था। वो बता रहे थे कि पिछले 5 सालों में उनकी डबल इंजन की सरकार ने राज्य में कितना विकास किया है। राज्य के आधारभूत ढांचों को उन्होंने डेवलप कर दिया है, सड़कें बनाई हैं, नए पुल बने हैं और भी बहुत काम हो रहा है। मेडिकल कॉलेज बने हैं, शैक्षणिक संस्थान बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं और भी बहुत सारा काम बहुत सारे क्षेत्र में हो रहा है। विकास, सभ्यता और संस्कृति के नारे के ऊपर उसने चुनाव लड़ा। पर उसने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे के पूरे चुनाव अभियान में, जहां सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि का से किनारा किया, न प्रधानमंत्री मोदी, न अमित शाह और न भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान का जिक्र तक नहीं किया। क्लॉज 6, NRC और आम आदमी को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दे भी उनके चुनाव प्रचार अभियान से दूर थे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के प्रचार अभियान में भी आम जनता को छूने वाले मुद्दे लगभग नदारद थे। चुनाव प्रचार अभियान शुरू होने के बाद में वो 5 गारंटी लेकर आए। उन्होंने कहना शुरू किया कि और लोग तो आज तक वादा करते आए हैं, पर हम बाकायदा गारंटी देंगे।
कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने शिवसागर के एक जनसभा में बाकायदा 5 गारंटियों का जिक्र भी किया, किंतु वहाँ भी वो सारी की सारी गारंटी जिसको कांग्रेस गेम चेंजर बता रही है वो एक वैध तरह की गारंटी थी। तीसरी फोर्स थी वो थे AJP, असम जातीय परिषद और राइजर दल। असम जातीय परिषद का गठन आसू और AJYCP और असम स्टूडेंट यूनियन और असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद के आशीर्वाद से हुआ था। और जब जनवरी में चुनाव की जब सुगबुगाहट शुरू हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के बाद में सेकेंड फोर्स के रूप में AJP और राइजर दल उभर कर आएंगे, पर दोनों ही दल का NRC 6 जनगोष्ठियों को जनजाति का दर्जा जैसे जितने भी आंचलिकतावादी मुद्दे हैं, इन मुद्दों को शिद्दत के साथ उठाने में पूरी तरह विफल रहे। जैसे जैसे चुनाव प्रचार अभियान बढ़ता गया वैसे वैसे उनकी इंटेंसिटी और कम होती चली गई। भारतीय जनता पार्टी आज जब असम में बात चल रही है कि त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है, उसके कारण क्या है? पहला कारण तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव उतनी इंटेंसिटी के साथ में नहीं लड़ा जिस इंटेंसिटी के साथ में वो पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह थी। कई ऐसे विधायकों को जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, पार्टी ने बगावत के डर से टिकट दिया, उससे भी ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता थे वो काफ़ी नाराज हुए। तीसरी बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट नहीं किया, सामने नहीं रखा, उससे भी कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति थी कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चौथी बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे चुनाव अभियान में कंप्लेसेंट दिखी। वो अति आश्वस्त थे कि उनका विजय रथ कोई नहीं रोक सकता, और ये बात सही भी है। जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की बातें चल रही थी, जब चुनाव की शुरुआत चल रही थी जनवरी में, तब कांग्रेस पूरी तरह हाशिए पर खड़ी थी। कोई भी कांग्रेस को भाव देने के लिए तैयार नहीं था। लोग अंदाज लगा रहे थे, राजनीति के पंडित, की कांग्रेस को 10 से 15 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलेगी, और ये बात सही भी थी। 2016 में कांग्रेस को महज 26 सीटें मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को उस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 60 सीटें मिली थी। उसके सहयोगी दल असम गण परिषद को 14 सीटें मिली थी और एक अन्य सहयोगी दल BPF को 12 सीटें मिली थी। उस वक्त 26 सीटों से कांग्रेस को संतोष करना पड़ा था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस काफ़ी पिछड़ गई थी। कांग्रेस में अंदरूनी कलह भी थी, अलग अलग नेता अपने अपने गुट बनाकर काम कर रहे थे। टर्निंग पॉइंट तब आया जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम का ऑब्जर्वर बनाया गया और उनके साथ में जितेंद्र सिंह को असम का इंचार्ज बनाया गया। भूपेश बघेल ने आते ही सबसे पहले विभिन्न धड़ों में बटी कांग्रेस के टॉप लीडरशिप को एकजुट किया। आपको मालूम होगा कि राज्य अध्यक्ष कांग्रेस के रिपुन बोरा का एक अपना गुट हुआ करता था, विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया का अपना गुट था, सांसद प्रदीप बरदले का अपना गुट, MP गौरव गोगोई, तरुण गोगोई के बेटे थे, उनका अपना ग्रुप, और दक्षिण में बराक घाटी में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुष्मिता देव का अपना ग्रुप। ये सारे सबकी अपनी डपली, अपना राग था। कार्यकर्ताओं में हताशा थी, निराशा थी, पर इन दोनों इंचार्ज और ऑब्जर्वर ने आके सारे सिनारियों को बदल के रख दिया। आपको मालूम होगा कि भूपेश बघेल वो शख्स है जिन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में रमन सिंह की सरकार को चमत्कारिक रूप से पलट कर रख दिया था। उस समय रमन सिंह छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने जनता के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की थी, और उसके बावजूद भूपेश बघेल का करिश्मा कुछ ऐसा चला कि रमन सिंह को मुँह की खानी पड़ी। रमन सिंह ने आते ही असम के चाय बागानों में काम करना शुरू किया। वे खुद एक जनगोष्ठी, जनजाति बहुल राज्य से आते हैं, और असम के चाय बागान का मिजाज उन्हें अच्छी तरह पता है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि उन्होंने राज्य के हर चाय बागान में अपनी टीम के लोगों को भेजा। वो टीम के लोग 10 लोग थे, वो अपने ऊपर के लोगों को रिपोर्ट करते थे, वो लोग अपने ऊपर के लोगों को रिपोर्ट करते थे, और अंत में रिपोर्ट होती थी बघेल को। उन्होंने एक 3 टायर मैकेनिज्म डेवलप कर लिया था। बिना शोर शराबे, बिना हल्ला गुल्ला के चाय बागानों में उन्होंने पेट बनाई। वहीं जितेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ की एक इलेक्शन मैनेजमेंट टीम को असम में काम करने में लगाया। उस टीम का
उस टीम की कंपनी का नाम है डिजाइन बोस्ट। डिजाइन बोस्ट के नरेश अरोड़ा बताते हैं कि 350 लोगों की टीम ने माइक्रो लेवल पे असम में काम किया। इन 350 लोगों में से 200 लोग तो फील्ड में थे, असम में थे, और 150 लोग मोहाली चंडीगढ़ में बैठकर सारे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। इन्होंने असम की एक एक सीटों का माइक्रो एनालिसिस किया और माइक्रो एनालिसिस करके किस सीट पर किस तरह काम किया जाना चाहिए यह तय किया। बघेल और जितेंद्र सिंह के चलते ही एक ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस हुआ कि कांग्रेस ने महाजोट बनाकर भारतीय जनता पार्टी को ऐसी टक्कर दी कि जनवरी में जब लग रहा था कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कैकवॉक सिद्ध होंगे, वही जब चुनाव खत्म होने के बाद में आज स्थिति ये है कि त्रिशंकु विधानसभा की बात की जा रही है और विपक्ष मुंह छिपाने के बजाय अपने अपने उम्मीदवारों को रिजोर्टों में लेकर जा रहा है कि ताकि वो सुरक्षित रह सके, उनकी खरीद फरोख्त न हो सके। भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी प्लस 100+ का दावा कर रही थी, आज उसके नेता 80-70 सीटों की बात तो सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, किंतु व्यक्तिगत बातचीत में वो कह रहे हैं कि चुनाव में परिणाम जो आएंगे, जो हमने सोचा था 2 महीने